अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो हमारा लेक्चर है वो हमारा डे 2 है, और इसके अंदर भी बहुत छोटा सा लेक्चर है आज भी हमारा, जिसके अंदर हमने दोबारा से कुछ बेसिक्स को ही कवर करना है अपनी। और बहुत सिंपल है, जिस तरह हमारा कल का लेक्चर था वो भी काफ़ी सिंपल था, और काफ़ी लोगों को उसमें समझ आ गई थी, कुछ को थी कि नहीं समझ आई थी। तो हम इसके ऊपर भी एक दफ़ा दोबारा हम बात कर लेंगे। ठीक है, अगर आपके अभी भी इसके अंदर कोई कंफ्यूजन थे जो कि हमने कल पढ़ा था, तो उसको भी हम डिस्कस कर सकते हैं आज के लेक्चर में। और बाकी जो है वो हमने आज का लेक्चर देखना है। आज का लेक्चर छोटा सा है, और इसके अंदर बस आप लोगों को जो आगे जाके प्रैक्टिकल वर्क इंशाल्लाह हम कुछ कल करेंगे, आज जो है आज हमारा थ्योरेटिकल ही है, तो इसको कवर करते हैं। ठीक है, दोबारा से मुझे एक दफ़ा बता दें कि वॉइस और जो वीडियो है वो क्लियर आ रही है आप लोगों को? ठीक हो गया? चलिए, सबको क्लियर है। ओके। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो हमारा डे 2 है उसमें हमारे पास लिखा हुआ है व्हाट इज एंकर टेक्स्ट। अब एंकर टेक्स्ट क्या होता है? बहुत सिंपल सी टर्म है, अभी आप लोगों को समझ आ जाएगी। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आके एक न्यू टैब ओपन करता हूँ, और यहाँ पे मैं कोई क्यूरी सर्च करता हूँ। ओके, यहाँ पे मेरे पास आ रही है हाउ टू टेक स्क्रीनशॉट ऑन लैपटॉप। मैं इसके साथ इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक क्यूरी कर ली। इस क्यूरी को हम कीवर्ड भी कहते हैं, इसको क्यूरी भी कहते हैं, दोबारा से आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास नीचे साइट्स आ रही हैं, जैसे कल आ रही थी, कल हमने अपनी क्यूरी कोई और की थी, आज हमने कोई और की है। और यहाँ पे आके मैं अपनी एक मेरी नहीं, एक साइट को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब के अंदर। अब मैंने क्या, आज हमारा अभी हमने क्या पढ़ा है कि हमने देखना है व्हाट इज एंकर टेक्स्ट। बहुत सिंपल सा है, अभी आप लोगों को समझ आ जाएगी 1 मिनट के अंदर। मैं इस पेज के ऊपर आ गया, ये एक आर्टिकल लिखा हुआ है किसी ने, और यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। ओके। अच्छा, ये एक लिंक नहीं है, चलें। इस पेज के ऊपर आई थिंक उन्होंने कोई लिंक यूज ही नहीं किया हुआ। हम एक और वेबसाइट खोल लेते हैं, इस पे देख लेते हैं, इन्होंने हो सकता है किया हो। अच्छा, ये देखें, अब ये एक और पेज आ गया है वेबसाइट का। ठीक है, एक मेरे सामने वेबसाइट आ रही है इनसाइडर, ये काफ़ी बड़ी साइट है, ये businessinsider.com। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक आ रहा है, एक बंदे ने जिसकी ये वेबसाइट है उसने लिखा हुआ है क्विक टिप के अंदर। ये देखें, ये आपको इसका तो पता चल रहा है ना कि ये एक लिंक है। ठीक है, इतना आपको पता चल रहा है कि एक लिंक है, क्योंकि जब मैं इसके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ तो देखिए हमारा जो कर्सर है वो भी चेंज हो रहा है, और ऊपर से ये हाईलाइटेड भी है। ठीक है, और नीचे देखें आपके पास वहां पे एक यूआरएल भी आ रहा है, जो मैंने कल भी बताया था कि आपके ये जो होता है लेफ्ट बॉटम के अंदर, आपने जब किसी लिंक के ऊपर आप अपना माउस लेके जाएंगे तो वहां पे एक यूआरएल सा लिखा आ जाएगा। इतनी चीज क्लियर है? ये कल वाली चीज ही हमने दोबारा रिपीट की है। चैट में बोले, मुझे बताएं, इतनी चीज क्लियर है? अभी हमने आगे कुछ नहीं पढ़ना शुरू किया। हाँ ठीक है, ये चीजें सबको क्लियर हो गई थी कल। अब क्या होता है कि इस पेज के अंदर हमने क्या देखना है आज, अभी क्या देख रहे हैं, एंकर टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट क्या होता है? किसी भी कोई भी ऐसा टेक्स्ट जिसके ऊपर लिंक लगाओ उसको हम क्या कहते हैं, एंकर टेक्स्ट। अब इस केस में हमारे पास एंकर टेक्स्ट क्या है? जैसे ये देखें, ये है हाउ टू टेक स्क्रीनशॉट ऑन अ मैक कंप्यूटर। अब ये जो इतना इतना है ना, ये इसके ऊपर सारे पे लिंक लगा हुआ है। ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास एंकर टेक्स्ट है। जिस टेक्स्ट के ऊपर लिंक लगाया जाए वो हमारे पास क्या होता है, एंकर टेक्स्ट होता है। इसी तरह नीचे आ जाते हैं और देख लेते हैं अगर हमारे पास यहाँ पे कोई और आता है। इधर भी नहीं है अभी कोई भी, देखें हमें हाईलाइटेड सा कुछ भी नहीं दिख रहा, ना कोई ऐसा आ रहा है कि जो क्लिकेबल एलिमेंट हो, वो भी नहीं आ रहा। अब ये देखें, यहाँ पे ये लाइट शॉट की एक वेबसाइट है, उसका यहाँ पे उन्होंने लगाया हुआ है, इधर एक लिंक लगा हुआ है। ठीक है, जब मैं इसके ऊपर माउस लेके गया मेरा कर्सर चेंज हो गया, और नीचे मेरे पास एक लिंक भी आ रहा है। तो अब इसमें एंकर टेक्स्ट क्या हुआ मेरे पास, लाइट शॉट, सिर्फ इतना सा एंकर टेक्स्ट हो गया। इसी तरह यहाँ पे क्या है मेरे पास, ये ग्रीन शॉट हो गया। तो कोई भी ऐसा कोई नंबर ऑफ वर्ड्स या अकेला वर्ड जिसके ऊपर कोई लिंक लगाओ उसे हम क्या कहते हैं, एंकर टेक्स्ट कहते हैं उसे। यहाँ पे स्क्रीन REC लिखा है, स्क्रीन रिकॉर्ड होगा ये कुछ इसके। और इसी तरह स्क्रीन कास्ट और मैटिक लिखा हुआ है, ये क्या इसमें, ये हमारा क्या हो गया, एंकर टेक्स्ट हो गया। तो एंकर टेक्स्ट क्या है हमारे पास, सिर्फ इतनी सिंपल सी टर्म है कि जो भी आपका, अगर जैसे ये है हमारे पास,
ये अगर मैंने इस चीज के ऊपर लिंक लगाया होता डाउनलोड एंड इंस्टॉल, तो मेरा एंकर टेक्स्ट क्या होना था, डाउनलोड एंड इंस्टॉल। ठीक है, एंकर टेक्स्ट की समझ आ गई है? मुझे बताएं इसके अंदर। हाँ जी, हाइपरलिंक भी कहते हैं इसे। और ये जो लोग वर्ड यूज करते हैं उनको पता होगा इसका। मैं वर्ड में भी आपको दिखा देता हूँ कि वर्ड में किस तरह से लगाते हैं। यहाँ पे मैं वर्ड ओपन कर लेता हूँ अपने पास। ये वर्ड, या चलें, हाँ इधर ही लगा लेते हैं। ठीक है, ये मेरे पास वर्ड की स्क्रीन आ गई। अब यहाँ पे आके अगर मैं देखें, यहाँ पे कोई मैं इन्हीं का टेक्स्ट उठा के लिख लेता हूँ। इतना सा मैं यहाँ से टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ, और आज मैं ट्राई करूंगा कि मैं आहिस्ता आहिस्ता बोलूँ, मैं ज्यादा तेज ना बोलूँ क्योंकि कुछ लोगों को समझ नहीं आती। ठीक है, ये मैंने इतना सा टेक्स्ट ले लिया। अब फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक, मैंने एक आर्टिकल लिखा है, या मैंने एक, मेरे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है इतना सारा। ठीक है, अब इसके अंदर अगर मैंने लिंक लगाना है किसी कीवर्ड के ऊपर, इस फ्री स्क्रीनशॉट टूल, इसके ऊपर मैंने अगर लिंक लगाना है तो मैं कैसे लगाऊंगा इस पे लिंक। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया अपने माउस से, इस तरह करके यहाँ पे आके इस तरह से मैंने इसको ड्रैग कर लिया। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, और राइट क्लिक करने के बाद ये देखिए मेरे पास लिखा आ रहा है हाइपर लिंक। ठीक है, जब मैं हाइपर लिंक पे क्लिक करता हूँ तो वो मेरे पास यहाँ पे देखें, वो कह रहा है एड्रेस, यहाँ पे आपने कोई यहाँ पे एंटर करना है। तो एड्रेस का क्या मतलब है, यहाँ पे एड्रेस में आप इधर यूआरएल लिख सकते हैं। जो आपका यूआरएल होगा, जो आपका लिंक होगा, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इसी, ये जो इधर वेबसाइट आ रही थी, इसी का अगर मैं लिंक लगाना चाहता हूँ, यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे एड्रेस के ऊपर आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और इधर ओके करता हूँ। मतलब ये देखें, ये भी क्या हो गया, उसी तरह जो मैंने बताया था कि हाईलाइटेड सा आपके पास आ जाएगा, आपका कर्सर चेंज होगा, या उसके ऊपर वो एक क्लिकेबल एलिमेंट आपके सामने आ जाएगा। तो समझे, ये एक हमारा आर्टिकल है, और उसके अंदर ये हमने क्या लगा लिया, हमने एक लिंक उसमें ऐड कर लिया। एंकर टेक्स्ट क्या होता है, वो टेक्स्ट जिसके ऊपर हमने हम लिंक लगाते हैं। वो सिंगल वर्ड भी हो सकता है, वो मल्टीपल वर्ड भी हो सकता है। वो जैसे हमने यहाँ पे देखा था, एक वेबसाइट ने हाउ टू करके उन्होंने एक लंबा सा लगाया हुआ था लिंक, और वो एक इंटरनल लिंक था आई थिंक। यहाँ पे अगर आपको, क्योंकि इंटरनल लिंक भी हमने कल पढ़ा था, तो ये देखें अभी ये मेरे पास आ रही है ना, businessinsider.com। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए मैं इसी साइट के एक और आर्टिकल के ऊपर आ गया हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी बिजनेस इंसाइडर ये आपके पास आ रही है, वही वेबसाइट है। तो ये भी एक क्या हुआ, ये एक इंटरनल लिंक हो गया। लेकिन अगर ये जो इसके बाकी जो थे, ये जो इधर लाइट शॉट करके आ रहा था, जो इन्होंने नीचे और टूल्स का बताया हुआ था, उधर आ जाते हैं वापस से। ये देखें, अब ये अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एक न्यू पेज के ऊपर ले गया, जो कि हो सकता है कोई और वेबसाइट हो, या किसी और वेबसाइट का लिंक हो। ये देखें यहाँ पे लिंक ही चेंज हो गया सारा। तो ये क्या हुआ, ये एक और वेबसाइट के ऊपर ले गया, ये एक्सटर्नल लिंक हो गया। एंकर टेक्स्ट की आप लोगों को समझ आ गई अब, कि एंकर टेक्स्ट हमारे पास क्या होता है। बहुत सिंपल सा था, कि वो टेक्स्ट जिसके ऊपर लिंक लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, एंकर टेक्स्ट। और लिंक लगाने का भी तरीका आपको मैंने बता दिया कि आर्टिकल के अंदर, या कोई आपके पास अगर आर्टिकल होता है उसके अंदर आप किस तरह से किसी भी टेक्स्ट को आप लिंक लगा रहे होते हैं। नहीं नहीं, एंकर टेक्स्ट जो है वो एक इंटरनल लिंक नहीं। एंकर टेक्स्ट आपका एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। एंकर टेक्स्ट आपका लिंक नहीं है। एंकर टेक्स्ट आपका सिर्फ वो टेक्स्ट है जिसके ऊपर लिंक लगना है। टेक्स्ट का मतलब होता है कोई भी राइटिंग जो होती है, वो आपको उसको टेक्स्ट कहते हैं। तो एंकर टेक्स्ट क्या हुआ, जिस टेक्स्ट के ऊपर लिंक लगना है वो आपका एंकर टेक्स्ट है। वो इंटरनल या एक्सटर्नल, उससे इसका भी हमने कोई बात नहीं की। आप एक्सटर्नल भी लगा सकते हैं, इंटरनल भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये इतनी चीज क्लियर हो गई है ना सबको अब? 30 लोग हो गए हैं। आगे हम देख लेते हैं, आगे हमारे पास क्या है जी। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज एंकर यूआरएल। अब ये भी उसी तरह है, जो लिंक लग रहा है। अभी यहाँ पे मैंने एक्सटर्नल की नहीं बात कर रहा, इंटरनल की नहीं बात कर रहा, ये एक जिसे कह लें, जो आपके पास आप उस टेक्स्ट के ऊपर जो लिंक लगा रहे हैं ना, वो आपको, वो क्या कहलाता है, वो एंकर यूआरएल कहलाता है। जैसे अब ये आपके पास टेक्स्ट था, इसके अंदर ये जो इसके पीछे हमने लिंक लगाया है, अगर मैं यहाँ पे जाके दोबारा देखता हूँ, इधर आ रहा है हाइपर लिंक का, एक मिनट, आई थिंक कैसे आएगा ये। हाँ ये देखें, ये इधर आ रहा है मेरे पास। अगर मैं इसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ तो कहा, ये छोटा सा करके लिखा आ रहा है businessinsider.com, आगे स्लैश गाइड्स, फिर टेक लिखा है, हाउ टू टेक स्क्रीनशॉट ऑन विंडोज। तो ये जो लिंक है ना, ये क्या हो जाता है हमारा, इसको हम ये कहते हैं एसईओ की जुबान में, कि ये हमारा क्या है, ये एंकर यूआरएल है, या यूआरएल भी कह सकते हैं, एंकर यूआरएल भी कह सकते हैं। क्योंकि एक एंकर टेक्स्ट के ऊपर हमने लगाया, या एक टेक्स्ट के ऊपर हमने यूआरएल लगाया, तो ये क्या हो गया हमारा,
एंकर यूआरएल हमने इसको कह दिया। इतनी चीज क्लियर है आपको? सिंपल था ये भी। ओके। ओके सर, एंकर टेक्स्ट मींस इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स। हाँ, आप कह सकते हैं कि वो एंकर टेक्स्ट जो नहीं नहीं, एंकर टेक्स्ट आपका इंटरनल एक्सटर्नल लिंक नहीं आप उसे कह सकते। एंकर टेक्स्ट सिर्फ आपका टेक्स्ट है। जो एंकर यूआरएल है वो आप उसे कह सकते हैं कि एंकर यूआरएल हमारा इंटरनल हो सकता है या एक्सटर्नल हो सकता है। ठीक है, प्लीज रिपीट एंकर यूआरएल। एंकर यूआरएल क्या है कि जिस टेक्स्ट के ऊपर जो यूआरएल लगाया ना। सर यूआरएल समझ नहीं आई, प्लीज रिपीट। ओके, दोबारा बता देता हूँ। ये हमारे पास था जी, एक टेक्स्ट था, से एंकर टेक्स्ट कहते हैं। हाँ, जिस वर्ड पे यूआरएल लगाएं उसे क्या कहते हैं? उसे एंकर टेक्स्ट कहते हैं। और जो यूआरएल होता है उसको क्या कहते हैं? उसे एंकर लिंक कहते हैं या एंकर यूआरएल कहते हैं। कि जैसे अगर ये लाइट शॉट लिखा है, ठीक है, ये क्या है मेरे पास? अभी इसके ऊपर लिंक नहीं लगा। ये क्या है मेरे पास? ये एक एंकर टेक्स्ट है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर लिंक लगाऊं, ठीक है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, मैं लाइट शॉट का कोई लिंक उठा के लाता हूँ वहां से। यहाँ पे आ जाते हैं, इधर मैं चैट को जरा नीचे कर रहा हूँ। इधर आ जाते हैं, मैं इधर लिख लेता हूँ लाइट शॉट, ये इधर मेरे पास आ गया। और ये वेबसाइट है अब लाइट शॉट की। ठीक है। ओके, इधर से ही कॉपी कर लेते हैं, पता नहीं कब ओपन होगा ये। अब इधर आ जाते हैं वापस इसके ऊपर। अब लाइट शॉट के ऊपर मैंने लिंक लगाना है। तो अभी मैंने लिंक लगाया नहीं है, लेकिन मेरा इरादा है कि मैंने इसके ऊपर लिंक लगाना है। तो ये मेरा अभी क्या हुआ? एंकर टेक्स्ट हुआ। लेकिन अब जो लिंक मैं इस पे लगा रहा हूँ, यहाँ पे आके हाइपर लिंक पे जब मैं क्लिक करके इसके यहाँ पे एड्रेस में मैं इसके ऊपर एक लिंक लगा रहा हूँ, ये वाला। तो अब ये क्या हुआ मेरे पास? ये मेरे पास एंकर यूआरएल हो गया। अब मुझे बताएं, अब यहाँ पे ओके करूंगा तो अब ये देखें यहाँ पे लिंक लग गया। जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट बगैर यूआरएल के है, जिसके ऊपर लिंक लगाना है हमने, वो आपका एंकर टेक्स्ट है। और जो लिंक लग रहा है ऊपर, यानी कि जिस वेबसाइट का लिंक लग रहा है, वो क्या है आपके पास? वो एंकर यूआरएल हो गया। हाँ, लाइट शॉट जब था वो सिंपली एक टेक्स्ट था। लेकिन जब उसके ऊपर हमने लिंक लगा दिया, जब हमने हाइपर लिंक लगा दिया, तो वो जो लिंक लगाया वो क्या आपके पास? एंकर यूआरएल बन गया। अब मुझे बताएं, अब क्लियर हो गया सबको? ठीक है, आमना को भी क्लियर हो गया, किस्मत को भी हो गया, फातिमा को भी हो गया। चलें ठीक है, अगली टर्म देखते हैं कि अगली हमारी कौन सी टर्म है जो हमने आज पढ़नी है। ओके, आगे है हमारे पास, इसमें आती है एक वेंडर साइट। अच्छा, अभी वेंडर साइट क्या होती है हमने बस इसको देखना है। हमने अभी ये नहीं देखना कि वेंडर साइट्स को फाइंड कैसे करते हैं, ये हमारा एक नेक्स्ट लेक्चर है, उसके अंदर जाके हम ये चीज कवर करेंगे। अभी हम क्या देखेंगे कि वेंडर साइट क्या होती है, बस आपने समझना है। हमने कल को गेस्ट पोस्टिंग का हमने ये मॉडल पढ़ा था। ये देखें, मैंने आपको बताया था कि इस तरह का मॉडल होता है। इसके ऊपर क्या होता है कि जी आपके पास आप एज अ गेस्ट पोस्ट सेलर हैं, ठीक है। जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पे वो क्या है? वो गेस्ट पोस्ट सेलर हैं। उन्होंने क्या करना है? उन्होंने एक वेबसाइट को, सॉरी उन्होंने एक वेबसाइट को ईमेल करनी है। वेबसाइट का जो ओनर होगा उससे आपने बात करनी है, क्योंकि वेबसाइट ऐसे तो नहीं ना एग्जिस्ट करी, कोई ओनर तो होगा उसका। आपने ओनर को ईमेल करनी है। ठीक है, अब ये जो इतना जो पार्ट है ना, इसको क्या कहते हैं? ये हमारे पास होता है वेंडर। कि हम एज अ गेस्ट पोस्ट सेलर हमने काम करना है। हमने अपने पास ना एक लिस्ट क्रिएट करनी होती है ऐसी साइट्स की जो कि गेस्ट पोस्ट अलाउ कर रही हैं अपनी साइट पे। तो जो साइट गेस्ट पोस्ट अलाउ कर रही है अपनी साइट पे, वो कौन सी साइट होगी? वो वेंडर साइट उसे कहेंगे हम। इतनी बात की समझ आई है? सप्लायर, सप्लायर तो पता नहीं वो होता है या नहीं। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि वो भी है, लेकिन सप्लायर और की चल जाता है। चलिए मैं दोबारा बताता हूँ। ये आप एज अ गेस्ट पोस्ट सेलर हैं, ठीक है। आपने क्लाइंट को क्या चीज देनी है? आपने क्लाइंट को कोई वेबसाइट देनी है ना। तो क्लाइंट को जो आपने वेबसाइट देनी है ना, वो आपने कौन सी साइट देनी है क्लाइंट को? वो आपने उसे वेंडर साइट्स देनी है। इन साइट्स का ये अभी तो मैंने इधर एक बनाई है, इस तरह की ना आपके पास मल्टीपल साइट्स होनी है। एक और आ गई यहाँ पे देखें, ये इस तरह की, इसका भी आपका कॉन्टेक्ट जो होना है वो इससे भी होना है। हाँ जी, ये हमने आगे पढ़ेंगे कि कौन सी साइट है, किस तरह से हमने रिकग्नाइज करना है कि कौन सी साइट वेंडर साइट है और कौन सी साइट क्लाइंट साइट है। वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी बस आप लोगों ने ये समझना है। ये देखें, ये मैंने इधर इस तरह का एक मैप सा बना दिया है, अब आप लोगों को और अच्छे समझ आ जाएगा। ठीक है, आप गेस्ट पोस्ट सेलर हैं, आपके पास मल्टीपल वेंडर साइट्स होनी है। आप
आपने क्या करना है, आपने इस साइड से भी कांटेक्ट करना है, आपने इस साइड से भी कांटेक्ट करना है, आपने इस साइड से भी कांटेक्ट करना है। ये कौन सी साइट है? ये वेंडर साइट्स हैं जो कि अपनी वेबसाइट पे अलाउ कर रही हैं कि हम किसी और वेबसाइट का लिंक अपनी वेबसाइट पे लगा लेंगे, और उसके बदले में क्या करना पड़ना है, हमें इनको पे करना पड़ना है। हमने पे इन्हें कहाँ से करना है? जो हमें क्लाइंट ने पे करना है, हमने अपना मार्जिन रख के हमने इनको इनका लिंक लगा देना, क्लाइंट का लिंक लगवा देना इधर। अब मुझे बताएं, वेंडर साइट की समझ आई क्या है? अप्रोच देम टू गेट स्पेस ऑन देयर वेब। नहीं, स्पेस नहीं कहते, हम उसे कहते हैं कि हम लिंक ही कहेंगे, आप उसे स्पेस नहीं कहेंगे। स्पेस सही मेरा ख्याल टर्म नहीं होगी इसको ना यहाँ पे करने के लिए, स्पेस सही टर्म नहीं है। अच्छा, दोबारा से रिपीट करता हूँ। वेंडर साइट क्या है? आप एज अ गेस्ट पोस्ट सेलर हैं। हाँ, ये हमने आगे पढ़ना है ना उर्वा, ये अभी हमने आगे पढ़ना है कि वेंडर साइट कौन सी और कैसे आपको पता चलेगा। बच्चों को समझा रहा हूँ सर जी। अच्छा अच्छा। तो गेस्ट पोस्ट सेलर जो है, आप एज अ गेस्ट पोस्ट सेलर, आप सारे जितने आप गेस्ट पोस्ट सेलर हैं, अभी आप बस ये सोचें, आपने क्लाइंट को क्या चीज देनी है? आपने क्लाइंट को कुछ तो कहना है ना, ये तो नहीं ना कहना कि जी बस आप मुझे पैसे दे दें। आपने क्लाइंट को क्या देना है? आपने क्लाइंट को वेंडर साइट्स देनी है, आपने क्लाइंट को वो साइट्स देनी है जो कि अलाउ करती हैं अपनी साइट के ऊपर गेस्ट पोस्ट। अभी आपने बस इतना कॉन्सेप्ट लेना है कि वेंडर साइट्स क्या होती हैं। ओनर की वेबसाइट हम लिंक लेंगे, उन्हें वेंडर साइट कहेंगे। हाँ, सिंपल सी बात है, ये इन्हें समझ आ गई है कि जिस ओनर की जो वेबसाइट होगी, जिसे हमने लिंक लेने हैं और आगे बेचने हैं, वो कौन सी होंगे? वो वेंडर साइट्स होंगी आपकी। अब मुझे बताएं, अभी किसी को है कंफ्यूजन वेंडर साइट के अंदर क्या होती है? नाउ इट्स क्लियर। ठीक है, आमना को समझ आ गई है, दिया को भी समझ आ गई है। नो इट्स क्लियर। अच्छा, आपने नो भी लिख दी है। अच्छा, नाउ लिखना होगा शायद, हो सकता है आपने। ठीक है। वेंडर साइट आपके पास कौन सी साइट है? आप एज अ गेस्ट पोस्ट सेलर हैं, आपने जो क्लाइंट को साइट्स देनी है वो साइट्स कौन सी होंगी? वो आपकी वेंडर साइट्स होंगी। वेंडर साइट्स को कहाँ से फाइंड करना है, कैसे फाइंड करना है, वो हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन आज के लेक्चर का जो बस हमारा है कि आपने कॉन्सेप्ट को समझना है कि वेंडर साइट क्या होती है, और बस मतलब उसको आइडेंटिफाई करना वो हम इंशाल्लाह आगे जाके करेंगे कि कौन सी वेंडर साइट है जो अलाउ करती है और कौन सी नहीं करती। ठीक है। अभी मुझे बताएं, अगर किसी को वेंडर साइट के अंदर कंफ्यूजन है, और शर्माए ना, आप दोबारा भी पूछ सकते हैं। शर्माने वाली कोई चीज़ नहीं है, सारे यहाँ पे सीखने बैठे हैं। अबाउट द पेमेंट्स फ्रॉम फॉर बोथ वेंडर्स एंड क्लाइंट्स। अच्छा, ये भी आगे का लेक्चर है। शुएब खान, सुहेब के पता नहीं, शुएब। क्लियर है? नो। ठीक है, मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया। आगे क्या लिखा हुआ था यहाँ पे हमारे पास? व्हाट आर क्लाइंट साइट्स, के क्लाइंट की साइट कौन सी हैं? दोबारा से इसी को हम ओपन कर लेते हैं। अब क्लाइंट कौन है आपका? जिसको आपने इन्हीं वेंडर की साइट्स को सेल करना है, जिसे आपने कहना है आपकी इससे डील हो गई। फॉर एग्जांपल, इस वाली वेबसाइट से आपकी डील हो जाती है जी $10-15 में, इससे हो जाती है $20 में, इससे हो जाती है आपके पास किसी और प्राइस में। क्योंकि हर एक वेबसाइट का ओनर है ना, वो आपको डिफरेंट प्राइस देगा। कोई वेबसाइट ओनर आपको ज्यादा देगा, कोई आपको बहुत कम देगा। तो ये वेबसाइट टू वेबसाइट ओनर वेरी करेगी ये चीज, कि आपको किस तरह का वेंडर मिलता है, उसके साथ आपने किस तरह बारगेनिंग भी करनी है, हमने वो भी देखना है कि हम बारगेनिंग कैसे करते हैं। अब बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं सर, नो क्वेश्चन। ठीक है, गुड हो गया। और अब ये जब हमारे पास वेंडर साइट्स आ जाएंगी, तो हमने इन वेंडर साइट्स का देखिए हमने कुछ करना तो है ना, हमने इसको किसी को तो बेचना है। तो हमने जिसको बेचना है वो कौन सी साइट होगी जी? वो हमारे क्लाइंट की साइट होगी। अब आप लोगों ने ये मुझसे पूछना है कि क्लाइंट साइट का हमें कैसे पता चलेगा, तो वो फिर मैंने यही कहना है कि क्लाइंट साइट हमने आगे जाके फाइंड करेंगे कि क्लाइंट साइट्स कैसे फाइंड करनी है, कौन से क्लाइंट्स हैं जो कि लगवा रहे होते हैं, हम हमें वो भी पता चल जाता है कि जो लगवा रहे होते हैं। एक पोस्ट पे कितनी वेंडर साइट्स लग सकती हैं? एक नहीं, ये आपका ना कोई क्वेश्चन वो नहीं बना, इसकी कोई सेंस नहीं बन रही। एक पोस्ट में मल्टीपल लिंक्स लग सकते हैं, लेकिन आपको ना ये जो है बंदा, अब ये वेबसाइट ओनर है, ठीक है। अब आपने इस क्लाइंट का लिंक ना इस वाले वेबसाइट ओनर की वेबसाइट के अंदर लगवाना है।
ऐसे ही है ना, ये हमारा है ना कि हम एज अ गेस्ट पोस्ट सेलर हैं, हम एक जिसे कह लें मिडिल पर्सन है। तो हमने क्या करना है, हमने इस क्लाइंट का जो लिंक है, ये क्लाइंट हमें अप्रोच करेगा या हम इसे अप्रोच करेंगे। हमने इसका लिंक कहाँ पे लगवाना है, इस वाली वेबसाइट के ऊपर लगवाना है। तो इस वाली वेबसाइट तक आते आते ये क्या होगा कि इधर इसका एक आर्टिकल होगा, जैसे ये हमारा आर्टिकल है, इसके अंदर जैसे कह लें कि ये मेरा लिंक है। ठीक है, तो ये वाला एक आर्टिकल जो है मैं इसको सेंड करूंगा और मैं सिर्फ इसी को सेंड करूंगा। ये सेम जो मेरा आर्टिकल है वो मैं इसको नहीं सेंड कर सकता, ये तो बहुत बड़ी वॉयलेशन हो जाएगी। ऑल्सो गिव अस नेम्स ऑफ देयर प्रेफर्ड वेंडर्स और ओनर, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ ये हो सकता है कि वो आपको कोई दे दे, क्लाइंट आपको बता दे कि मुझे इस वेबसाइट के ऊपर ना बैकलिंक चाहिए, इस वेबसाइट से लिंक चाहिए। तो आप मार्केट को सर्च करते हैं कि आप देखते हैं कि और कोई बंदा है जो कि आपकी तरह गेस्ट पोस्ट सेलर हो, जो इस वेबसाइट के ऊपर लिंक प्रोवाइड कर रहा हो। जब मैं मार्केट का वर्ड यूज करूंगा तो उससे क्या है कि वो है कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हो सकते हैं जो कि गेस्ट पोस्टिंग से रेलिवेंट होते हैं, या फिर आपके फेसबुक ग्रुप्स हो सकते हैं जो कि गेस्ट पोस्टिंग से रेलिवेंट होते हैं, उनके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन अभी जो आप लोगों ने सिर्फ अपना इस पे रखना है कि आपको इतनी समझ आ जानी चाहिए कि वेंडर साइट्स कौन सी होती हैं, वो साइट्स जिसके ऊपर हमने क्लाइंट का लिंक लगवाना होता है वो हमारे पास कौन सी होती हैं, वो वेंडर साइट्स होती हैं। एज अ गेस्ट पोस्ट सेलर आपके पास वेंडर्स की एक कलेक्शन होती है, आपके पास वेंडर्स का एक डाटा होता है, डाटाबेस आपने एक बनाई होती है अपनी पूरी, एक्सेल की शीट में होती है, कोई मुश्किल नहीं होता बनाना। और उसके अंदर आपने डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट ओनर से कांटेक्ट करके आपने अपनी एक शीट को मेंटेन करके रखना होता है। जब आपके पास वो शीट होती है, आपके पास एक क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मुझे इस चीज की वेबसाइट चाहिए या इस कैटेगरी की वेबसाइट चाहिए, आप उसे उस कैटेगरी की वेबसाइट दे देते हो। आप कहते हो कि ये है, इनमें से डिसाइड कर लें आपके पास कौन सी, मैं आपको मॉडल समझा रहा हूँ दोबारा से। तो वो उनमें से कोई वेबसाइट आपको सिलेक्ट कर देता है, वो कहता है कि अच्छा, आपने उसे ये 3 वेबसाइट सेंड की, ठीक है, उसने कहा कि मुझे ना इस साइट से लिंक चाहिए। तो आप क्या करते हो, आपकी इससे पहले से बात हुई होती है, आपने इससे ओनर से ईमेल के जरिए आपने इसे डील कोई डन की होती है, आपको पता होता है कितने में ये लगा के देगा, कितना टाइम लेगा, ये सारा कुछ ये ओनर आपको खुद ही बता देता है। और फिर क्या होता है कि आप क्लाइंट को कहते हो कि चलें ठीक है, मैं आपका लिंक लगवा देता हूँ, जब आप इसका लिंक लगवा देंगे तो फिर क्लाइंट आपको पेमेंट कर देगा। ये बिजनेस मॉडल है। फिर आपके पास एक और क्लाइंट आ जाता है इस तरह का, वो कहता है मुझे इस वाली साइट पे भी चाहिए, इस वाली साइट पे भी चाहिए। आपकी इन दोनों ये जो वेबसाइट ओनर्स हैं इनसे आपकी बात हुई होती है, फिर आप क्या कहते हैं, आप इसको भी कांटेक्ट वापस से करते हैं कि मेरे पास एक क्लाइंट है, आप इसका आर्टिकल और इस क्लाइंट का लिंक जो होता है, ये क्लाइंट ने जब आपको करना है ना अप्रोच, उसने आपको इस तरह का देना है, उसने अपनी वेबसाइट का लिंक भी बताना है कि ये मेरी वेबसाइट है और मैंने इस एंकर के ऊपर या इस एंकर टेक्स्ट के ऊपर मेरा लिंक होना चाहिए। ये चीज आपको हमेशा क्लाइंट बताएगा कि मेरे किस एंकर टेक्स्ट के ऊपर आपने लिंक लगाना है और कौन सा लिंक बताना है, ये भी वो बताएगा। ठीक है, तो फिर आपने ये जो चीज होती है, ये आपने ये समझ लें एक आर्टिकल है, ये आपने किसको सेंड कर देना है, ये आपने जो वेबसाइट ओनर है उसको सेंड कर देना है। जब ये वेबसाइट ओनर लिंक लगा देगा, फिर आपने क्लाइंट से पेमेंट मंगवा लेने के जी आपका लिंक लग गया है, अब मुझे आप पेमेंट कर दें, तो क्लाइंट आपको पेमेंट कर देगा, अपना हिस्सा रख के बाकी जो पेमेंट है वो आपने वेबसाइट ओनर को कर देनी है जितने में आपकी उसकी डील डन हुई होगी। इतनी चीज की समझ आ गई है? क्लाइंट साइट और वेंडर साइट्स में फर्क समझ आ गया आपको? ठीक है, आसिया को भी समझ आ गई। हमें वेबसाइट ओनर से पहले ही बात करनी होगी, हाँ जी, हम हमें वेबसाइट ओनर की पहले जो वेंडर शीट होती है वो आप पहले रेडी करते हैं, फिर उसके बाद आप जो होते हैं आप क्लाइंट के ऊपर या क्लाइंट फाइंडिंग के ऊपर काम करते हैं। जब आपके पास वेंडर साइट्स ही नहीं होंगी तो क्लाइंट ने आपसे क्या लेना है? ठीक है, आपने और तो नहीं ना कुछ क्लाइंट से बात करनी है, आपको तो मेन मकसद यही है आपका कि आप क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करके आप उसे किसी अपनी उसे कोई डील डन करें। ठीक है, चलें, इतनी चीजों की सबको समझ आ गई होगी। अगर अभी भी इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, फिर मैं अगला एक लास्ट टॉपिक है हम उसको कवर करेंगे और फिर हम जो है वो थोड़ा सा प्रीवियस में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है वो दोबारा देख लेंगे। हाँ, समझ आ गई है। चलें ठीक है, हम फिर अगला टॉपिक करते हैं कवर। फिर रिपीट कर दूं, क्लाइंट साइट चलें। क्लाइंट साइट आपके पास वो साइट होती है जिसको आपने ना लिंक बेचने होते हैं, एक वो
ये जो है ना वेंडर साइट, ये मैं इधर लिख ही देता हूँ, ओनर की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओनर के साथ ही लिख देता हूँ वेंडर। ठीक है, आप लोगों को शायद VENDOR, ठीक है, ये वेंडर ज्यादा ही बड़ा हो गया है। ठीक है, ये भी वेंडर है, ये भी वेंडर है, ये भी वेंडर है। अब इसे समझ लीजिएगा, वेंडर साइट्स कौन सी साइट हैं जो अलाउ करती हैं कि हमारी वेबसाइट के ऊपर आके ना लिंक लगा सकते हो आप लोग। ठीक है, आप एज अ गेस्ट पोस्ट सेलर हैं, आपने वेंडर साइट्स को अप्रोच करना है, आपने उन्हें क्या कहना है कि आप हमारे इनसे आपने डील डन करनी है। हमने प्रैक्टिकल जब किया ना, फिर आपको इसकी 100% समझ आ जाएगी, क्योंकि ये बहुत आसान है। सबसे इजी एसईओ में अगर कोई चीज़ है ना, तो वो यही ये गेस्ट पोस्टिंग का काम है, और हर बंदा इसको कर सकता है। वेंडर साइट जहां से लिंक लेना होता है, और क्लाइंट साइट जिसको लिंक देते हैं। हाँ जी, सिंपल यही है। बिया आपने सही कहा। और क्लाइंट कौन होगा आपका? इसमत था कि पता नहीं, असमत नाम था आपका, मैं हमेशा ही भूल जाता हूँ। ये जो क्लाइंट साइट होती है, ये कौन सी होती है? जिसको आपने लिंक बेचना होता है, इससे आपने लिंक लेना है और इसको आगे बेचना है। ठीक है, क्लाइंट आपका हमेशा वही होता है जिसको आप कोई चीज बेच रहे होते हो। अब आ गई है समझ आपको क्लाइंट साइट की, इसमत? हाउ वी गेट द डाटा, हाँ जी, ये वाला हम करेंगे आगे जाके, आ जाएगा कि हमने डाटा कैसे कलेक्ट करना है और पेमेंट कैसे करनी है, ये भी हम आगे जाके बात कर लेंगे। ये अभी आजकल लेक्चर का पार्ट नहीं है ये। ठीक है, अब अगला जो हमारा टॉपिक है ना, ये वैसे जिसे कह लें, एक हो सकता है अभी क्योंकि इसमें आप सबको कंफ्यूजन हो, ये वैसे डायरेक्टली गेस्ट पोस्टिंग से रिलेट तो नहीं करती ये चीज, लेकिन क्या है कि ये अगर आपको पता हो तो फिर ये एक अच्छी चीज है। ठीक है, इसमें दो चीजों का डिफरेंस है जो कि आपको बताना है। नंबर वन है आरडीज, और अगला है बैकलिंक्स। ठीक है, अब मैं अभी आपको बताता हूँ आरडीज क्या होता है और बैकलिंक्स क्या होते हैं। बैकलिंक्स आप लोगों को देखी देखी टर्म लग रही होगी, हमने कल भी पढ़ी थी। क्या पढ़ा था कि एक वेबसाइट के अंदर, या एक कोई भी आर्टिकल है, जैसे यहाँ पे ये एक आर्टिकल है, यही वाला, इसको ही देख लेते हैं। यहाँ पे शायद उन्होंने काफी सारे यूज किए हुए थे ना, आई थिंक यही था, या शायद और था कोई खोला हुआ हमने। हाँ, ये वाला था। यार गुम ही गया, रुके मैं देख लूँ। हाँ, इधर भी नहीं। हाँ, ये वाला था, पेज खोलना। अच्छा, अब ये आपके पास क्या है, एक वेबसाइट का पेज है। अब इस वेबसाइट के पेज में से इसको भी लिंक जा रहा है, 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 इसको भी लिंक जा रहा है। तो हमने इन्हें क्या कहा था कि अगर एक पेज में से ऐसे किसी और साइट को लिंक जा रहा हो, तो वो क्या होता है हमारे पास? बैक लिंक होता है। ठीक है, ये देखें, एक एक लिंक जा रहा है, इसको भी जा रहा है, इसको भी जा रहा है, इसको भी जा रहा है। ठीक है, इतनी चीज तो क्लियर है ना कि एक वेबसाइट में से अगर कोई लिंक जा रहा हो, हमने उसे कल क्या कहा था कि ये एक बैकलिंक जा रहा है किसी दूसरी साइट को। और अगर एक लिंक उसकी अपनी साइट को आ रहा है, यानी कि उसने अपने ही किसी वेबसाइट का कोई और पेज अंदर ऐड किया हुआ है उसके अंदर, अपने आर्टिकल के अंदर, तो वो क्या है, वो उसका एक इंटरनल लिंक होता है। और ये जो इसे जा रहे हैं, ये किसी और वेबसाइट पे लेके जा रहा है, ये इसके एक्सटर्नल लिंक है। और ये दूसरी साइट को क्या बन रहा है, ये बैकलिंक्स बन रहे हैं, क्योंकि इस साइट ने इस साइट को मेंशन किया हुआ है अपनी वेबसाइट में। तो इस साइट की अथॉरिटी, अगर तो ये लिंक डू फॉलो हुआ, तो इस साइट की अथॉरिटी जो होगी, ये बिजनेस इनसाइडर की अथॉरिटी, वो लाइट शॉट वाली वेबसाइट को जा रही है। बिजनेस इनसाइडर वाली अथॉरिटी जो है, इस वेबसाइट की जो अथॉरिटी है, वो इस साइट को भी जा रही है, अगर ये लिंक डू फॉलो हुआ। लेकिन अगर ये लिंक नो फॉलो हुआ, तो इस साइट की अथॉरिटी इस वाली वेबसाइट को नहीं जाएगी। ठीक है, अब ये क्या थे, ये हमारे इन्होंने क्या किया, ये इस वेबसाइट ने इस वेबसाइट को बैकलिंक दिया, क्योंकि उसने अपने आर्टिकल में एक लिंक इस्तेमाल किया किसी और वेबसाइट का। ठीक है, अब ये जो लाइट शॉट है, जो टेक्स्ट लिखा हुआ था, जब जिसके ऊपर लिंक लगाना था, वो एंकर टेक्स्ट था। जब लिंक लग गया, वो क्या बन गया, वो एक बैकलिंक बन गया। और हम उस लिंक को वैसे आप बैकलिंक भी कह सकते हैं, आप उसे एंकर यूआरएल भी कह सकते हैं, क्योंकि वो एंकर टेक्स्ट के ऊपर मोस्टली क्लाइंट्स होते हैं, वो यही कहते हैं कि ये हमारा एंकर यूआरएल है, या ये हमारा एंकर टेक्स्ट है, ये लिंक है। तो ये एक ही चीज के ना मल्टीपल नेम इन्होंने रखे हुए हैं। तो इतनी चीज की तो समझ आ गई ना बैकलिंक्स की आप लोगों को। अब आगे हमारे पास एक न्यू चीज आ जाती है, जो कि हमारे पास आरडीज। अब आरडीज क्या होता है? आरडी को हम कहते हैं कि ये क्या जी, एक रेफरिंग डोमेन है। पहले आप नाम को समझें, आरडी का क्या मतलब है? रेफरिंग डोमेन। अब जो हमारे पास बैकलिंक्स होते हैं ना, वो क्या होता है कि वो एक साइट से
अब इसको मैं आपको किस तरह समझाऊं, एक मिनट रुकें। चले इस एग्जाम्पल से ना हम समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, चले अब इस चीज को ना आपने जरा कान खोल के समझना है। ये समझे, ये आपके क्लाइंट की साइट है, ठीक है। आपका क्लाइंट क्या कहता है कि मुझे ना इस वाली वेबसाइट से लिंक चाहिए, ठीक है। तो वो ये क्या करेगा, आपने यहाँ पे दरमियान में आप भी आ जाते हैं कहीं पे, ये आप हैं, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ, ये आप हैं, ठीक है। ये क्लाइंट आपके पास आया, ठीक है। आपका इस वेबसाइट, ये एक वेंडर साइट थी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेंडर, ठीक है। ये वेंडर साइट थी आपका, इससे पहले से आपने इसे बात की हुई थी। और आपने क्या करना है, आपने इन दोनों के दरमियान लिंकिंग करवानी है। इस वेबसाइट ओनर को, ये जो क्लाइंट की वेबसाइट है, क्लाइंट वेबसाइट, आपने इसको इस वाली वेबसाइट से लिंक लेके देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये क्लाइंट ने आपसे कांटेक्ट किया, हम इधर एक वो बना लेते हैं अपना। इस क्लाइंट ने आपसे बात की, आपकी बात हुई पड़ी थी इस वेंडर से। आपने क्या किया, आपने इस क्लाइंट को, या आपने इस साइट से इस क्लाइंट को एक लिंक लेके दे दिया, ठीक है। अभी ये क्या हुआ, इसने एक लिंक लिया यहाँ पे। अगर ये क्लाइंट कहता है कि मुझे इस साइट से दो लिंक चाहिए, इसने कहा कि मुझे इस साइट से दो लिंक चाहिए। अच्छा, जुड़ जा भाई। ओके, चलिए ऐसे आ गया, खैर है। ओहो, एक को हमने इसको उठा के लाना है इधर, ठीक है। अब आपने इस चीज को समझना है। ये क्लाइंट था, ठीक है। क्लाइंट ने आपसे बात की हुई थी, क्लाइंट ने आपको कहा था कि मुझे इस वाली साइट से ना लिंक चाहिए। और इसने कहा कि क्लाइंट ने आपको कहा कि मुझे इस वाली साइट से ना दो लिंक्स चाहिए। तो जो ये दो लिंक्स है ना, ये कहलाते हैं, इनको हम कहते हैं बैकलिंक्स, ठीक है। अगर दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी, क्योंकि आ तो लिंक ही रहा है ना, आपस में लिंक ही कर रहे हैं। इसको मैं ये वाला कर देता हूँ। अभी मुझे पता है आप लोगों को कन्फ्यूजन होनी है, क्योंकि ये हर बंदे को ना इसमें कन्फ्यूजन होती है, पर मैं कोशिश करूंगा कि आपको ना समझ आ जाए कॉन्सेप्ट, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। और यहाँ पे भी आके हमने इसको टू वे कर दिया कि इनकी कम्युनिकेशन एक किस्म की हो गई यहाँ पे। अब दोबारा से समझे इस चीज को, कि आप, क्लाइंट ने आपसे बात की, आपकी वेंडर से बात हुई पड़ी थी, ठीक है। अब क्लाइंट ने क्या कहा, क्लाइंट ने कहा कि मुझे इस वेबसाइट से लिंक चाहिए, लेकिन मुझे इस वाले वेंडर से मुझे दो लिंक्स चाहिए। तो अब ये जो दो लिंक्स है ना, इनको हम क्या कहेंगे कि इस वाले क्लाइंट ने इस वाली साइट से दो बैकलिंक्स लिए हैं, ठीक है। बैकलिंक वाली चीज वहां पे ही है, लिंक लेना ही वो चीज है। लेकिन हम क्या कहेंगे कि इस वाली साइट ने इस वाली साइट से दो क्या लिए हैं, बैकलिंक्स लिए हैं। क्लाइंट कहता है कि मुझे इस साइट से मुझे दो लिंक्स और चाहिए। तो चले हम दो लिंक्स और बना लेते हैं। क्लाइंट को हमने ले दिए इस वेबसाइट से एक लिंक ले दिया, फिर इस वेबसाइट से हमने इसको, इसने कहा कि मुझे एक लिंक से ना मैं खुश नहीं हूँ, मुझे एक और लिंक चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने क्लाइंट को ये वेबसाइट थ्री से दो लिंक्स और दे दिए। अब हमने क्लाइंट को क्या लेके दिया, इस वाली वेबसाइट से हमने इसको दो बैकलिंक्स लेके दिए हैं। लेकिन आरडी क्या होता है, यहाँ पे आरडी कहते हैं रेफरिंग डोमेन को। रेफरिंग डोमेन मतलब, अब देखें, यहाँ पे चाहे इसने दो लिंक्स लिए हैं, पीछे जो डोमेन थी जिससे इसको लिंक गए हैं, इस क्लाइंट की वेबसाइट को लिंक गए हैं, लिंक दो गए हैं, लेकिन डोमेन कितनी थी, इस वाले केस में डोमेन एक थी। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे कि हमारी ये जो इधर ये वाली वेबसाइट थी, ये एज अ वन रेफरिंग डोमेन है, और बैकलिंक्स कितने गए हैं, दो गए हैं। सेम केस यही है, रेफरिंग डोमेन कितनी है इधर, एक है, यानी कि एक डोमेन ने इस डोमेन को रेफर किया है। वेबसाइट थ्री ने क्लाइंट की वेबसाइट को रेफर किया है, एज अ सिंगल एंटिटी की है उसने, इधर भी इस वाली वेंडर साइट ने क्लाइंट की वेबसाइट को एज अ सिंगल एंटिटी रेफर किया है। मतलब ये क्या बना, रेफरिंग डोमेन एक बनी, और जो बैकलिंक्स हैं, जो उसने लिंक लिए, वो कितने बने, वो दो बने, दो लिंक्स लिए इस वेबसाइट ने। अ, इस वेबसाइट ने इस वेबसाइट को दो लिंक्स दिए, तो दो हमारे पास बैकलिंक्स बने। और क्योंकि पीछे एक ही वेबसाइट थी, तो रेफरिंग डोमेन क्या बन गई, वो दो बन गई। और यहाँ पे देखें, अब अगर इस क्लाइंट का, अगर मैं इस तरह करता हूँ, मैं यहाँ से, ओके सर, सेम लिंक्स होंगे। एक मिनट में, अभी मुझे ना ये पूरा कर लेंगे, फिर मैं आपके ना इसको क्वेश्चंस को आंसर करता हूँ। चलें, यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको। इधर हम एक टेबल बना लेते हैं छोटा सा, ठीक है। और ज़्यादा बना लिया मैंने शायद, इसको मैं, आप लोगों को आ जाएगी समझ।
ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको दे देते हैं कि एक क्या है हमारे पास, एक हमारे पास है जी, आई थिंक वेबसाइट, फिर उसके बाद है हमारे पास इधर लिख लेते हैं वेंडर, ओ सॉरी, आरडीज और बैकलिंक्स का देखना है। आरडीज लिख दिया मैंने, आरडीएस लिख दिया, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी बैकलिंक्स, LINKS। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक वेबसाइट है। अब ये इसको मैं कह देता हूँ example.com। example.com हमारे पास एक वेबसाइट है। अब उसने इस केस को अगर हम अपने सामने रखते हैं, ठीक है, example.com कौन है जी, example.com आपके क्लाइंट की साइट है। और अगर हम इसको इस तरह से देखें, इसको ऐसे कर लेते हैं और इसको हम इस तरह कर लेते हैं, ओके, इसको यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। अब example.com जो है हमारे पास, example.com आपके क्लाइंट की साइट है। तो अगर मैंने इसको एज अ टेबल में हमने समझना हो तो ये क्या होगा कि इस क्लाइंट की साइट को देखें, आरडीज कितने आ रहे हैं, एक ये डोमेन ने रेफर किया है, एक ये डोमेन ने रेफर किया है। यहाँ पे मैं आरडी के अंदर क्या लिख दूंगा कि इसको कितने डोमेन्स ने रेफर किया है, दो डोमेन्स ने रेफर किया है। लेकिन इस क्लाइंट की वेबसाइट को जो example.com है उसको लिंक्स कितने आए हैं पीछे से, वो आए हैं चार, दो लिंक्स इस वेबसाइट से आए हैं, दो लिंक्स इस वेबसाइट से आए हैं। तो टोटल कितने यहाँ पे लिंक्स हो गए हमारे पास, चार हो गए। ठीक है, अब इसी तरह ये एक वेबसाइट है। अब ये वाला क्लाइंट कहता है कि मुझे इस वेबसाइट से ना तीन लिंक्स चाहिए, वैसे इतने नहीं देते होते, सिर्फ एक या दो लिंक्स बहुत होते हैं। ओके, यहाँ पे ये एक और लिंक दे दिया इस वेबसाइट ने आपके क्लाइंट की साइट को, और इधर आके एक और लिंक दे दिया। अब ये जो वेबसाइट 2 है, इससे आपके क्लाइंट की साइट को कितने लिंक आ रहे हैं, कौन बताएगा मुझे। मुझे बताएं, ये वेबसाइट 2 से क्लाइंट की वेबसाइट को कितने लिंक आए हैं अभी, तीन, हाँ। तो लिंक हमारे पास, बैकलिंक्स कितने आ गए यहाँ पे, बैकलिंक्स काउंट हमारे पास यहाँ पे कितनी आ गई, इस अकेले इस केस में, अभी ये वाली नहीं हम देख रही, अगर आप कहते हैं कि सारों की मिला के करनी है तो वो भी कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ इस वेबसाइट के केस में देखूं तो कितने लिंक्स आए हैं, तीन लिंक्स आए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं तीन लिंक्स आए हैं अभी, सिर्फ मैं इस वेबसाइट का बता रहा हूँ, वेबसाइट 2 के हिसाब से क्लाइंट साइट को कितने लिंक्स आए, तीन लिंक्स आए। और पीछे डोमेन जो रेफर कर रही है वो एक ही है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं इनको कलेक्टिवली देखता हूं तो कलेक्टिवली मेरे पास क्या बनेगा, कितनी डोमेन्स मेरे पास इधर रेफर कर रही हैं, एक वेंडर है, एक वेबसाइट 3 है और वेबसाइट 2 है। तो आरडीज मेरे पास इस example.com या क्लाइंट वेबसाइट के कितने बन गए, तीन, तीन डोमेन्स ने रेफर कर दिया। और अगर मैं बैकलिंक्स को देखूं तो बैकलिंक्स मेरे पास इसकी काउंट क्या होगी, ये चार पहले थे, पांच छह सात हो गए मेरे पास, तो यहाँ पे क्या आ गया जी, 7 आ गया हमारे पास। ठीक है, हाँ, 7 बैकलिंक्स आ गए उसे। और यही डिफरेंस होता है आरडीज का और बैकलिंक्स का, कि जो आपके पास रेफरिंग डोमेन्स होती हैं वो हमेशा आपके पास यूनिक होती हैं, वो हमेशा वन नहीं रहनी है। आपको जितनी मर्जी डोमेन्स रेफर कर दें, वो एक डोमेन से आपको मल्टीपल लिंक्स आ सकते हैं, पर एक डोमेन से आपको मल्टीपल डोमेन्स तो कभी नहीं आ सकती। ठीक है, इस चीज की समझ लगी कि रेफरिंग डोमेन में और बैकलिंक्स में क्या फर्क है। ये हमारे, जो आपने अगर किसी उससे बात करनी है ना, आप क्लाइंट से बात करेंगे, उसने आपको बैकलिंक्स तक रखना है। लेकिन ये मैंने इसलिए बता दिया कि आप लोगों को इसका भी पता होना चाहिए, ताकि आप लोग अगर काम करें तो आप कभी कंफ्यूज ना हो। इफ द ओनर हैज मोर देन वन वेबसाइट देन, अच्छा, अगर ओनर के पास जो ये जो है ओनर, मुझे बताएं सुहेब खान के ओनर आप किसको कह रहे हैं, वेबसाइट ओनर की बात कर रहे हैं आप या फिर क्लाइंट की बात कर रहे हैं। हाँ जी, मैं रिपीट करता हूँ दोबारा, एक मिनट में, पहले ये वेंडर, हाँ। अब वेंडर के पास अगर मल्टीपल साइट्स है ना तो वो आपको हर साइट का बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक वेंडर को, क्योंकि ये केस होता है, आप एक वेंडर को आउटरीच करते हैं ना, वो कहता है कि मेरे पास ये भी साइट है, आपको अगर इनमें से भी चाहिए ना तो वो भी बता दो। चलिए मैं आपको इसकी ना एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। अब मुझे ये नहीं पता आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए कर रहे सर, चलें कोई नहीं, मैं दोबारा बताता हूँ इसको। मैं पहले आपको ना एक चीज़ दिखा देता हूँ, ये जो इन्होंने अभी बात की, ये एक अच्छा है, चलें यहाँ पे इन्होंने कर दिया। मैं आप लोगों को ना इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ कि आप लोगों ने भी आगे जाके उस तरह से काम कर रहे होना है। तो यहाँ से मैं एक प्रोफाइल अपनी ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आ जाते हैं हम जीमेल पे। यहाँ पे
एक मिनट रुके, मैं यहाँ पे देख लूँ मुझे किसी ने ज़्यादा साइट सेंड की थी अपनी के नहीं, इसने नहीं की हुई। ये जो इन्होंने बात की ना, मैं बस उसका इनको ज़रा बताने लगा हूँ। ये तो वही आ गई। अच्छा अब ये देखें, यहाँ मैंने एक वेंडर को ईमेल की, ठीक है, और उसने मुझे क्या कहा, उसने मुझे वेंडर की, मैंने एक उसे वेबसाइट से ईमेल उठा के किया था, उसने मुझे 3 साइट्स और सेंड कर दी। तो वेंडर के पास क्या है, वेंडर के पास ज्यादा साइट्स भी हो सकती हैं, वेंडर के पास अकेली एक साइट भी हो सकती है। तो ये केस आपको देखने को मिल सकता है। अब वो आपके क्लाइंट की मर्जी होती है, आपकी मर्जी नहीं होती कि आपने किस पे लगवाना है, आपका क्लाइंट आपको बताएगा कि मुझे किस साइट पे चाहिए। फॉर इंस्टेंस नेस्ले हैज मल्टीपल वेबसाइट और ब्रांड वेबसाइट। वेब अ- अच्छा मुझे ना, अब अगर तो आप अपना माइक ऑन करके मुझे बताएं ना, आप अपना क्वेश्चन समझाएं, फिर मैं आपको ना इस चीज़ को क्लियर करता हूँ। पहले मैं एक दफ़ा दोबारा से आरडीज वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, फिर सुहेब भाई आपकी बात सुनते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आरडीज और दोबारा से मैं इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने लगा हूँ आप लोगों का, कि आरडीज और बैकलिंक्स में क्या फ़र्क है। मोस्टली लोगों को समझ आ गया, जिसको नहीं आया उसके लिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। और हम यहाँ से चलें, इन रिलेशनशिप जो इधर हमने बनाए हैं इनको हम ऐसे ही रहने देते हैं। अच्छा, दोबारा समझें अब। आपके पास एक क्लाइंट आया, आपके क्लाइंट ने कहा कि मुझे वेबसाइट 3 से मुझे ना बैकलिंक चाहिए। आपने कहा ठीक है आपको मिल जाएगा। आपने उसे पूछना कि आपको कितने लिंक्स चाहिए, और ये भी होता है कि वेबसाइट 3 ने आपको कितने लिंक्स अलाउ करती है, ये वेबसाइट 3 की मर्जी है कि वो आपको कितने लिंक्स अलाउ करती है। तो वेबसाइट 3 ने जब आपसे बात की हुई थी पहले, उसने कहीं पे आपसे बात की हुई, तो वेबसाइट 3 ने आपको कह दिया कि ना मैं 2 लिंक्स अलाउ करता हूँ अपनी वेबसाइट पे, या करती हूँ, पता नहीं वेबसाइट कौन सी एंटिटी है, मेल है कि फीमेल है। तो वेबसाइट 3 ने आपको कह दिया कि मैं 2 लिंक्स ना अपनी वेबसाइट पे लगवा सकती हूँ। तो आपने क्या क्लाइंट को कहा कि ठीक है आप ना अपना जो मुझे आर्टिकल वगैरह सेंड करें, ये जैसे ये देखें यहाँ पे। अब वो कहाँ गया, यही है ना, ये समझे, ये आपको क्लाइंट ने आर्टिकल सेंड किया, उसने अंदर कितने लिंक लगा दिए, समझे, क्लाइंट की अपनी साइट के लिंक लगा दिए 2। अब जब इस चलें इसको ना देखें, आप लोगों ने कंफ्यूज हो जाना फिर से। ये जो वेबसाइट 3 है, इससे आपकी बात हुई थी, इसने आपको कहा था कि मैं ना 2 लिंक्स अलाउ करता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर। आपने कहा ठीक है, इस ओनर ने आपको कहा था मैं 2 लिंक्स अलाउ करता हूँ, आपने क्लाइंट को कहा कि जी ठीक है मैं आपको इसे ना 2 लिंक्स ले दूंगा। अब बैकलिंक्स और आरडीज का हमने फर्क समझना है। डोमेन पीछे जो रेफर कर रही है वो कौन है, आरडी का मतलब क्या होता है, आरडी का मतलब होता है रेफरिंग डोमेन। वो डोमेन जो आपकी वेबसाइट को रेफर कर रही है, मतलब अगर ये वेबसाइट 3 है, ये इधर अपनी वेबसाइट में किसको रेफर करेगी, क्लाइंट की साइट को, ठीक है। उसने अपनी वेबसाइट में किसको रेफर करना है, क्लाइंट की साइट को करना है। तो रेफरिंग डोमेन क्या हुई हमारे पास यहाँ पे। इन वाली चीजों को अभी आप भूल जाए सारी, ये इनको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, बस आप एक से ही कॉन्सेप्ट समझ लें, ठीक है, कंफ्यूज ना हो। ये क्लाइंट साइड थी, दरम्यान में कहीं आप हैं, और ये वेबसाइट 3 है, एक वेंडर साइट है। आपने, आपके पास क्लाइंट आया, ठीक है, ये आप हैं, चलें ये हमें नहीं खत्म करना चाहिए, ये आप हैं, ठीक है। ये हमारे पास कौन है, ये आप हैं। आपके पास क्लाइंट आया, क्लाइंट ने कहा मुझे इस वेबसाइट से लिंक चाहिए, या मुझे वो वेबसाइट दिखाओ जो आपके पास है, जिनको आपने आउटरीच करके, या जिनको आपने अपने पास अपनी डेटाबेस जो बनाई है वेंडर साइट्स की, वो दिखा दो मुझे। तो उसको उसमें से एक वेबसाइट पसंद आ गई। उसने क्या कहा कि मुझे ठीक है, मुझे इस वेबसाइट से ना 2 लिंक्स चाहिए। अब ये जो 2 लिंक्स हैं ये क्या होंगे, ये हम इन्हें कहेंगे, ये दो इसको बैकलिंक्स हमने लेके देने हैं, किस साइट से, वेबसाइट 3 से। और रेफरिंग डोमेन कितनी है, इधर रेफरिंग डोमेन एक ही है, क्योंकि इस अकेली साइट से, इस अकेली साइट ने इसको रेफर करना है। रेफर करने का मतलब अपने वेबसाइट के अंदर उस इस क्लाइंट की वेबसाइट का कहीं यूआरएल यूज करना है किसी पोस्ट में किसी जगह। तो ये क्या हुआ यहाँ पे, रेफरिंग डोमेन इस केस में क्या हुई, अगर हम इस टेबल को देखें, रेफरिंग डोमेन हमारे पास हो गई 1, और यहाँ पे बैकलिंक्स कितने हो गए हमारे पास, क्योंकि 2 लिंक्स आ रहे हैं, तो बैकलिंक्स कितने हो गए हमारे पास यहाँ पे, वो 2 हो गए। इसी तरह एक और वेबसाइट आ जाती है यहाँ पे, ठीक है, इस वेबसाइट को हम कह देते हैं वेंडर 2 कह लेते हैं इसको। अब क्लाइंट कहता है कि ठीक है जी आपने मुझे इससे तो 2 लिंक्स लेके दे दिए, अब मुझे ना इस वेबसाइट से भी लिंक चाहिए। तो आप कहते हैं ठीक है मिल जाएगा, लेकिन ये जो वेंडर है ना ये अलाउ करता है सिर्फ 1 लिंक। तो क्लाइंट कहता है कि चलो ठीक है मुझे ना एक ही लिंक ले दो। तो अब यहाँ पे भी क्लाइंट, हमने इससे बात की हुई थी वेंडर से, क्योंकि हमारा वेंडर था, हमने इससे बात करके रखी हुई थी, हमने क्लाइंट की वेबसाइट को लिंक ले दिया।
अब यहाँ पे क्या हुआ, वेंडर टू के साथ जब क्लाइंट की वेबसाइट का इसका लिंक बन गया, हमने ये इसको वेंडर को आर्टिकल सेंड किया क्लाइंट का, और क्लाइंट ने उसके अंदर अपना इस तरह करके अपना किसी एंकर टेक्स्ट के ऊपर कोई यूआरएल यूज कर लिया था, कोई उसने यूआरएल लगा दिया, अपनी वेबसाइट का लगाना है हमेशा क्लाइंट ने, किसी और की वेबसाइट के लिए नहीं लिंक लेता कोई भी। हमेशा क्लाइंट ने किसका फायदा सोचना है, अपना फायदा सोचना है, अपनी वेबसाइट के लिए लिंक लेना है उसने। और उसे लिंक क्यों चाहिए, क्योंकि जब उसको दूसरी वेबसाइट से लिंक आएगा तो क्या होगा, उसकी रैंकिंग्स इंप्रूव होंगी एसईओ के हिसाब से। तो अब वेंडर टू ने क्या कहा था, जब आपने वेंडर टू से बात की थी तो वेंडर टू ने कहा था मैं सिर्फ एक लिंक दूंगा अपनी साइट से, मैं दो नहीं दे सकता। ये अब वेंडर के ऊपर डिपेंड करता है वो कितने लिंक देता है। तो आपने कहा चलें ठीक है मुझे एक ही देते हैं, आपने क्लाइंट को कहा कि ये वेंडर एक ही लिंक देता है, ये ज्यादा नहीं देता, तो क्लाइंट कहता है मुझे लिंक से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ना बस मेरा लिंक लगवाओ इस वेबसाइट पे। तो आपने इससे बात की, आपने इसको आर्टिकल सेंड किया, उसने लगा दिया, और क्लाइंट की वेबसाइट को इस वेबसाइट से लिंक मिल गया। अब यहाँ पे अगर हम इसको टेबल की फॉर्म में देखें, यहाँ पे हम कर लेते हैं जी अपने टेबल को, कि अब क्लाइंट की वेबसाइट को इस वेबसाइट से कितने आरडीज आए हैं, रेफरिंग डोमेन पीछे अभी इस वाले केस में कितनी है, इसको भूल जाएं आप, ये और था, इस वाले केस में हमारे पास कितनी रेफरिंग डोमेन है, वन, हाँ जी। इधर आ जाएगा, फिर हम क्या लिख देंगे, वन। और बैकलिंक्स कितने आ रहे हैं इस वेबसाइट को, वेंडर से इसको कितने लिंक गए हैं पीछे, कितने बैकलिंक्स गए हैं, वन, हाँ जी। तो बैकलिंक्स की जगह भी हम क्या लिख देंगे, वन आ जाएगा। ये टेबल आप लोगों ने बनाना नहीं होता, ये बस मैं आप लोगों को ना कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि रेफरी डोमेन और बैकलिंक्स में क्या फर्क है। अब एक और इधर आ जाता है क्लाइंट, ओ सॉरी वेंडर साइट है, एक और आ गई वेंडर साइट जी हमारे पास, वेंडर साइट, ठीक है, ये भी एक वेंडर साइट है। अब ये आप हैं ठीक है, ये जो वेंडर साइट है, ये कहता है, क्लाइंट कहता है अच्छा मुझे बताओ, आपसे क्लाइंट बात कर रहा है, क्लाइंट आप कहते हैं मुझे बताएं कि आपके पास और साइट है, आप कहते हैं हाँ जी एक वेंडर साइट है मेरे पास एक और वो ना वो भी दो लिंक्स दे रही है, तो क्या आपको चाहिए, क्लाइंट कहता है हाँ जी मुझे चाहिए आपसे वो वाली साइट भी, क्योंकि आप अच्छी सर्विस दे रहे हैं। Client will provide us the name of the desired vendor sites for backlinks, or it's up to us from the vendor sites that we are arranging the backlinks for the client. Okay, दोनों केस हो सकते हैं जैनब, दोनों केस हो सकते हैं। क्लाइंट भी आपको कह सकता है कि मुझे इस साइट से चाहिए लिंक, और आप भी क्लाइंट को रिकमेंड कर सकते हैं, या आप क्लाइंट से आपसे आके पूछ सकता है कि आप मुझे बताएं आपके पास कौन कौन से वेंडर हैं, ठीक है। तो आपके पास दोनों ही केसेस आ सकते हैं, आपको क्लाइंट ये भी कह सकता है कि मुझे इस साइट से चाहिए लिंक, या एक स्पेसिफिक साइट भी बता सकता है। अगर आपके पास वो अवेलेबल हो, आप कहेंगे ठीक है मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपको लिंक ले दूंगा या ले दूंगी। अगर आपके पास नहीं अवेलेबल, आपने फेसबुक ग्रुप्स में भी पूछ लिया, आपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में पूछ लिया लोगों से, लेकिन आपको कोई रिप्लाई नहीं आया, आपने खुद भी उस वेंडर को या उस वेबसाइट को जो क्लाइंट ने आपको बताई, आपने उसको खुद भी कांटेक्ट करके देख लिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो आप क्लाइंट को वापस कह देते हो कि जी ये वाली जो वेबसाइट है ना ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेरे पास ये कुछ वेबसाइट है ये अवेलेबल है, अगर आपको इसमें से चाहिए तो आप वो बता दें। तो ये दोनों केस हो सकते हैं आपके पास, कि आप अपनी लिस्ट भी सेंड करते हैं वेंडर्स को, और आप जो होता है आप क्लाइंट भी आपको समटाइम्स आके बता देता है कि जी मेरे पास ये वेबसाइट है, तो इस वेब सॉरी क्लाइंट आपको आप बताता है कि मुझे इस वेबसाइट से लिंक चाहिए, तो फिर आपने उस वेबसाइट को पहले ढूंढना होता है या उससे खुद कांटेक्ट करना होता है, और करके अपनी वो करके सारी डीलिंग वगैरह करके अपनी बार्गेनिंग करके फिर उसके बाद आप क्लाइंट को बताते हो। लेकिन सर वेंडर के लिंक से क्लाइंट की वेबसाइट की ट्रैफिक इंक्रीज होगी, हाँ जी। अब इसमें पता क्या होता है, वेंडर की वो क्लाइंट जो है वो इसलिए लगवा रहा है, अब ये ना मुझे आप लोगों को पूरी एसईओ पढ़ानी पड़ेगी चलिए मैं आपको ना थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, कि ये जो बैकलिंक्स है ना ये हमेशा आपकी उसमें भी हेल्प करते हैं, किसके अंदर, आपकी ट्रैफिक इंक्रीज करने में। अब मैं आपको यहाँ पे ना चले एक थोड़ी सी एडवांस चीज बताऊँ, अभी मुझे पहले मुझे इतना बताएं कि इतनी चीजें समझ आ गई हैं जितनी आज का हमारा टॉपिक था। फिर जी हम वेंडर साइट्स को बता देंगे कि तो क्लाइंट खुद भी उनसे कांटेक्ट कर सकता है। अच्छा ये मैंने कल भी हम ना ये मैंने कल भी बात बताई थी कि क्लाइंट के पास पैसा है, क्लाइंट के पास टाइम नहीं है, क्योंकि वेंडर्स को इकट्ठा करना, वेंडर्स से बात करना ये एक हेक्टिक काम है, उनसे डील डन करना ये एक हेक्टिक काम है, तो क्लाइंट ये काम खुद नहीं करता। आपने वेंडर को जब कॉन्टेक्ट करना है ना, आपने डिस्काउंटेड प्राइस लेनी है वेंडर से, आपने कभी भी वेंडर की फर्स्ट प्राइस के ऊपर आना ही नहीं है। चलिए मैं इसकी एग्जांपल भी दिखा देता हूँ आपको, ये देखिएगा अभी यहाँ पे।
अब देखते हैं, ये मैंने इस बंदे को एक ईमेल की, समझे ये एक वेंडर से मेरी ईमेल चली है, ठीक है। उसने मुझे ये साइट सेंड की, उसने कहा है कि गेस्ट पोस्ट कितने की है, वो कहता $100 की। फिर उसने 90 के ऊपर आ गया, कहता गेस्ट पोस्ट विद राइटिंग, ठीक है, विद राइटिंग वो $100 की है, फिर कहता 90 की है। और फिर कहता लिंक इंसर्शन कितने की है, 20 की। लिंक इंसर्शन एक नेक्स्ट टॉपिक है, उसको नहीं हम आगे अभी छेड़ेंगे। तो फिर हम मैंने उससे कहा कि जी आपकी साइट, मैं एक रीसेलर हूँ, ये देखें यहाँ मैंने लिखा होगा कि kindly send me discounted price. Also remember that people will order more if you give a reasonable price. I work as a reseller and we are working in a team, so the chances are high that you get more orders from us. ठीक है, ये मैंने उसको एक ईमेल कर दी। वो कहता है प्राइस इज फिक्स है, ठीक है, इसने प्राइस अपनी नहीं निगोशिएट की। फिर इसके अलावा और भी ऐसे क्लाइंट्स आए थे जिन्होंने, सॉरी, वेंडर साइट्स आई थी जिन्होंने अपनी प्राइस जो उन्होंने पहले कम बताई थी, फिर उन्होंने अपनी निगोशिएट कर लेते हैं। इसका देखते हैं। ये सारी वो चीजें जो कि हमने आगे जाके भी पढ़नी है, ठीक है। इसको ईमेल किया इसने मुझे, अब ये देखे, इसने भी एक साइट से मैंने इसका ईमेल उठाया था और उसने मुझे क्या कहा, उसने मुझे कहा मेरे पास ये सारी साइट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। मैंने उसे क्या कहा कि ठीक है, आपके पास इतनी सारी अवेलेबल हैं तो हमें ना अपना रेट बताएं कि आपका क्या रेट है। ये देखिए, मैंने इसमें से ये साइट्स पसंद की थी कि ये वाली साइट्स इसकी जो उसने इतनी सेंड की थी उसमें से मुझे ये पसंद आई थी। तो उसने कहा कि अब ये मुझे कहा कि आपको मैं 10% डिस्काउंट दे सकता हूँ इसके अंदर, ठीक है, थोड़ी सी प्राइस कम हो गई। 10% डिस्काउंट दिया उसने मुझे, ऊपर $100 बोला था, मुझे याद है इसका। फिर उसके बाद मैंने उसे कहा, मैं उसे निगोशिएट कर रहा हूँ कि नहीं मुझे ना, मैं कहा, मैंने उसे यही बात की कि अगर आप अलाउ करते हो, उसने $100 का, मैंने उसे कहा क्या कहा, मैंने कहा $20 से $30 पर पोस्ट का अगर आप करते हो तो फिर हम आपसे लेंगे। तो वो कहता है कि नहीं आप बहुत कम कर रहे हो, ये ऐसा नहीं हो सकता। उसने कहाँ पे आ गया, $100 से $75 के ऊपर आ गया। वो कहता है $75 के ऊपर मैं आपको दे दूंगा। तो फिर इससे काफी निगोशिएट करने के बाद $75 के ऊपर इससे बन गई। ये एक वेंडर था जिससे हमारी बात हो गई, और किसमें उसने $100 कहा था, तो हमने डिस्काउंटेड प्राइस हमने कितनी करवा ली, $75। अब जब हमने आगे क्लाइंट को सेंड करना है, मतलब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है इस चीज का और वो कहता है कि जी हमें, मुझे इस साइट से चाहिए, या मैं उसे कहता हूँ कि मेरे पास इस चीज की साइट है, आपको अगर चाहिए तो मैं उसको अपनी प्राइस बता दूंगा। मैं उसको, हो सकता है मैं $100 ही बता दूं, $25 अपना रख के ऊपर प्रॉफिट। तो उस तरह करके मेरा भी प्रॉफिट बन जाएगा। जो क्लाइंट ने प्राइस बताई थी, जो वेंडर ने प्राइस बताई थी, वो भी अंदर आ जाएगी। क्लाइंट खुद जाके करेगा, उसे भी $100 से मिल रही है वहां पे। तो इतना नहीं होता, वो लोग नहीं खुद जाके, क्योंकि देखिए इतनी लंबी चैट जो चली है ना, ये 1-2 दिन इसको लगे हैं, इस चैट को 2-3 दिन लगे हैं इस चैट को पूरा होने में। तो इतना टाइम क्लाइंट्स के पास नहीं होता। अगर उनके पास होता तो वो आप लोगों को क्यों आउटरीच कर रहे होते, क्यों वो ऐसे लोग फाइंड कर रहे होते जो कि उनको गेस्ट पोस्ट जो है वो प्रोवाइड करें। ठीक है, इस चीज की समझ आ गई कि ये प्रॉपर जो होता है, इस तरह करके आप लोगों ने अपनी डील्स डन करनी होती हैं आगे। ठीक है। अच्छा, एक इन्होंने कहा था, वो मैंने आप लोगों से पूछा था कि बाकी सारा कुछ क्लियर हो गया ना आप लोगों को, वो मुझे दोबारा से बता दें। फिर ये जो इन्होंने कहा था ना कि क्लाइंट की साइट को ट्रैफिक जाएगी या कैसे जाएगी, वो मैं आप लोगों को चीज बताता हूँ। हाँ, सबको मेरा ख्याल आज का लेक्चर क्लियर है। सर, वेंडर की अगर अपनी वेबसाइट हो, वेंडर की अपनी साइट ही होती है, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा। ये आपको ना मैम से बात करनी होगी, इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कर सकता। डू वी एक्ट एज अ ब्रोकर बिटवीन वेंडर एंड क्लाइंट? हाँ जी, आप एक ब्रोकर ही हैं। आपकी अपनी साइट कोई नहीं है, आपने बस क्या करना है, आपने वेंडर साइट्स इकट्ठी करनी है और आपने क्लाइंट्स को बेचनी है। आप एज अंदर मिडल मैन है, आप ब्रोकर हैं, आपने अपना प्रॉफिट रख के, अपना कमीशन रख के वो आपने आगे करना है बस। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है वो तकरीबन सबको समझ आ गया। गेस्ट पोस्ट वाले की अपनी वेबसाइट का होना जरूरी नहीं है, राइट? हाँ जी, वेबसाइट, जो गेस्ट पोस्ट सेलर है उसकी अपनी वेबसाइट कोई नहीं होती। अपनी वेबसाइट हो ना हो, अगर उसकी अपनी वेबसाइट है वो खुद वेंडर बन सकता है। अगर आपको एसईओ आती है, आप एसईओ के जरिए अपनी वेबसाइट बनाते हैं, तो जो आप अपनी वेबसाइट को इतना बना लेते हैं कि उसके ऊपर ट्रैफिक आना शुरू हो जाए, तो आप खुद भी गेस्ट पोस्ट अपनी वेबसाइट पे सेल कर सकते हैं। वो भी तो वही लोग हैं ना जिन्होंने एसईओ करके अपनी वेबसाइट को रैंक करके अपने वहां पे ट्रैफिक लेके आए हैं अपनी साइट पे। तो इस तरह करके भी आप अपनी, ये एक, जिसे कह लें, एसईओ के जरिए कमाने का एक तरीका होता है। कल मैंने एक तरीका आपको बताया था एसईओ करके, अगर आप अपनी वेबसाइट को वो करवा लेते हैं, रैंक करवा लेते हैं, तो आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आती है जिससे एड्स लगी होती हैं और आपकी अर्निंग होती है। तो एक दूसरा तरीका वेबसाइट से कमाने का ये भी होता है कि अगर आप अपनी वेबसाइट की एसईओ कर लेते हैं तो आपको क्या होता है कि आप अपनी वेबसाइट पे भी गेस्ट पोस्ट सेल कर सकते हैं। तो ये आपका इस तरह से काम चलता है।
सॉरी मिडल, अच्छा जी, अब अगर मेरे से कोई मिस हो जाए ना तो फिर ना कहे सर। जैसे प्रॉपर्टी एस्टेट, हाँ जी वही वाली चीज़ आ गई। जैसे प्रॉपर्टी और ये जो एस्टेट वाले होते हैं वो इसी तरह करते हैं कि उन्होंने एक कोई क्लाइंट, एक क्लाइंट होता है और एक वो बंदा होता है जो कि सेल कर रहा होता है अपनी प्रॉपर्टी। तो वो उससे कहता है कि वो, लेकिन वो तो डबल कमीशन रखते हैं ना, दोनों तरफ से रखते हैं। तो इसके अंदर आपको क्लाइंट की तरफ से कमीशन मिलना है और वहां से हमने थोड़ा कम करवा लेना है प्राइस। और क्लाइंट को हमने हमेशा, क्योंकि हमारी अपनी मेहनत होती है, हमने वेंडर फाइंड किया होता है, तो हम क्लाइंट को जो है वो ज़्यादा प्राइस ही बताते हैं। सर अगर हमारी अपनी वेबसाइट है तो बैकलिंक्स कैसे फाइंड करें? अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स फाइंड करने हैं ये, अगर आपने अपनी आयशा, अगर आपने अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स लेने हैं तो इसके लिए हम जब आएंगे ना इस लेक्चर पे कि आपने कौन सी साइट्स अच्छी होती हैं, कौन सी से बैकलिंक लेना चाहिए, तो वो हम आगे जाके कवर कर लेंगे। सॉरी मिडल मैन की, और अगर वो वही लिंक्स अपनी वेब के लिए यूज करना चाहते हो, हाँ आप अपनी वेबसाइट के लिए भी कर सकते हैं। थ्रू गेस्ट पोस्ट वर्क एज अ रियल एस्टेट। अगर आज का सेशन खत्म, तो एक बार स्क्रीन शेयरिंग करते हैं, उन्हें पिक्चर लेनी है, ओके। अच्छा अभी जो है एक चीज़ बस मैं आपको बता दूं, वो एक रहती है, फिर उसके बाद जो है ईमान मैं ये करता हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ना एक चीज़ और बता दूं। ये जो इन्होंने, एक स्टूडेंट ने कहा था कि हमें वो बता दें कि क्या कहते हैं, उन्होंने कहा था कि किस तरह से क्या बैकलिंक्स लेने से ट्रैफिक आती है। तो जी हाँ, उसका जवाब हाँ है कि आपको ट्रैफिक आती है। यहाँ पे आके मैं अब इधर कोई सर्च करता हूँ, ये चीज़ समझ लें। आपका लेक्चर जो है वो खत्म हो चुका है तकरीबन, इस चीज़ को समझ लें। आप लोगों को ना समझ आ जाएगी। अच्छा मैंने इधर एक क्यूरी की है, हाउ लॉन्ग कैन योगर्ट सिट आउट, ठीक है। ये मेरी एक क्यूरी है। अब इसके ऊपर आपने बस अभी सपोज करना है, ये इधर एक वेबसाइट आई है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और ये जो एक कीवर्ड है, ये यानी कि ये एक वेबसाइट बनी है। अब यहाँ पे सोचें, इस ये जो वेबसाइट है ना, ये इधर रैंक कर रही है, टॉप पे रैंक कर रही है, गूगल में पहले नंबर पे आ रही है यहाँ पे। ये मुझे एक टूल है एसईओ का, एचरएफ कहते हैं इसे। ये मुझे बता रहा है कि इस पेज के ऊपर, ये देखें लिखा है पेज, इस पेज के ऊपर कितनी ट्रैफिक आ रही है, 3000, ठीक है। इस कोर्स से पहले एसईओ का कोर्स करना अच्छा है, हाँ जी कर लीजिएगा, मैं वो भी करवाता हूँ। अच्छा जी। तो यहाँ पे यहाँ पे क्या बता रहा है, ये टूल हमें बता रहा है कि इस पोस्ट के ऊपर, सॉरी इस पेज के ऊपर कितनी ट्रैफिक आ रही है, 3K ट्रैफिक आ रही है, 3000 ट्रैफिक आ रही है। अब सपोज करें कि इस आर्टिकल के अंदर अगर आपके क्लाइंट की साइट का लिंक लगा हो, तो जैसे ये देखें, ये एक साइट का लिंक लगा है, ये इसकी अपनी साइट का लिंक लगा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर ये एक इंटरनल लिंक लगाया है, सेम वही वेबसाइट आ गई, ईटिंग वेल की वेबसाइट आ गई, ठीक है। और नीचे देख लेते हैं, ये एक इधर लगा है यूएस डेयरी के नाम से, आई थिंक ये वेबसाइट है। अब फॉर एग्जांपल usdairy.com आपके क्लाइंट की साइट थी, और आपके क्लाइंट की वेबसाइट का लिंक इसके इस पेज में लग गया है, जो कि एक ऑलरेडी रैंक्ड पेज है, जो गूगल में एक क्यूरी सर्च की है और वहां पे रैंक कर रहा है। तो ये एक जिसे कह ले ऑब्वियस बात है कि आपके क्लाइंट की साइट पे भी, क्योंकि इधर लिंक लगा होगा ना आपके क्लाइंट का, तो इधर से भी लिंक एक जाएगा कहाँ पे, सॉरी इधर से भी ट्रैफिक जाएगी। जो इस पेज के ऊपर ट्रैफिक आ रही है, हो सकता है वो इसके ऊपर क्लिक करके, जैसे हम इस वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं, तो आपके अगर ये क्लाइंट की वेबसाइट है तो वो क्लाइंट की वेबसाइट पे भी जाएगा। अब देखें इस पेज की भी जो ट्रैफिक बता रहा है, ये मुझे टूल जो बता रहा है वो कितनी है, 2.5 के बता रहा है, ठीक है। अब उसको ये तो नहीं होगा कि सारी ट्रैफिक ये 2.5 के इधर से ही आ रही होगी, नहीं हो सकता है इसके अपने भी कुछ इसके कीवर्ड्स वगैरह रैंक कर रही हो, ये खुद भी वेबसाइट कहीं पे रैंक कर रही हो, और फिर उसके पास कुछ यहाँ से ट्रैफिक आ रही है और कुछ इस तरह से आ रही है, कुछ उसकी अपनी आ रही है। तो इस तरह करके जो आपके बैकलिंक्स होते हैं, जो आपके ये जो आप लिंक्स लगवाते हैं, वो ट्रैफिक भी पास आउट करते हैं, वो आपको ट्रैफिक में भी मदद करते हैं। अच्छा जब ट्रैफिक वाली बात करता हूँ ना, तो वहां पे ये चीज डिपेंड नहीं करती कि आपका लिंक नो फॉलो है डू फॉलो। अगर वहां से वो नो फॉलो डू फॉलो वाली इंफॉर्मेशन वो सिर्फ गूगल के लिए होती है। हमने गूगल को बताना होता है कि इस लिंक को अथॉरिटी पास करनी है या नहीं करनी, ठीक है। वो हम आगे जाके देखेंगे कि किस तरह हम गूगल को बताते हैं कि किस तरह हमने नो फॉलो या डू फॉलो लिंक बनाना होता है। बाकी जो वो ट्रैफिक है, अगर इन केस आपका ऐसे कोई आपकी यहाँ पे क्यूरी के ऊपर कोई कीवर्ड आपका रैंक कर रहा है, या किसी और वेबसाइट का, आपके वेंडर की साइट का, आप अगर उसके अंदर लिंक लगवा लेते हैं, चलिए हम अगले लेक्चर में दोबारा से कवर करेंगे इसको, क्योंकि अभी जो है वो टाइम खत्म हो गया। मींस क्लाइंट अपनी वेबसाइट का लिंक वेंडर की साइट पे लगवाता है,
हाँ जी, वो इसलिए भी लगवाता है ताकि उसे ट्रैफिक भी आए, और इसलिए भी लगवाता है ताकि उसको अथॉरिटी भी मिले। ठीक है, इस चीज की समझ आ गई है भैया आपको? और जिन्होंने ये क्वेश्चन किया था कि ये जो है अपना, कि वो ट्रैफिक भी आती है उससे, तो उसका भी आंसर दे दिया मैंने। ठीक है, अब सबके क्वेश्चंस क्लियर हैं? ओके, लास्ट क्वेश्चन। अथॉरिटी मींस, अथॉरिटी का मतलब है कि जब आप किसी वेबसाइट, अब देखें ना, ये चीज मैंने कल बताई थी कि अगर एज अ एक न्यू वेबसाइट है, आप एक न्यू वेबसाइट हैं और आप गूगल के सामने गए हैं, एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी, अगर आप एज अ न्यू वेबसाइट गूगल के सामने जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि गूगल आपको फौरन से एक अथॉरिटी वेबसाइट नहीं समझता, गूगल आपको फौरन से ट्रैफिक नहीं देगा। जब आपने गूगल के ऊपर आपने जाके आर्टिकल्स लिखे, आपने अपना, हाँ जी मैंने स्क्रीन बंद कर दिया मुनीबा, स्क्रीन मैंने स्टॉप कर दिया क्योंकि लेक्चर हो चुका है हमारा, अब जो बस ये थोड़ी सी बातें चल रही हैं। गेस्ट पोस्टिंग का है कोर्स है। हाँ जी, तो उसमें क्या होता है कि जब आप किसी वेबसाइट से लिंक लेते हैं, तो क्या होता है कि आपको अथॉरिटी पास करता है वो वेबसाइट आपको अपनी कुछ अथॉरिटी दे रही है, क्योंकि वो पहले से रैंकिंग के अंदर है गूगल में। तो उसके पास अगर लिंक्स हैं तो मतलब उसकी अथॉरिटी एक बनी हुई है। तो जब वो, ये आप इस तरह समझे कि एक अगर ग्लास है ना, चले मैं इधर एक देख लेता हूँ, अगर यहाँ पे मेरे पास एक इमेज आ जाए, और उसी में से आपको ना समझ आ जाएगी अथॉरिटी वाली बात। पेज रैंक मैं आपको ना अभी स्क्रीन दोबारा से शो करवा देता हूँ। पेज अच्छा जी, एक मिनट रुकिएगा बस। बैकलिंक, अच्छा मेरे पास ना अभी यहाँ पे कोई सही एग्जांपल नहीं आई जो मैं आप लोगों को ना इमेज के उससे समझा सकूं, क्योंकि इमेज को देखेंगे ना आप, या चलिए मैं ऐसे मुंह जुबानी समझा देता हूँ। ठीक है, कि देखें एक वेबसाइट है आपके पास, उसके पास ट्रैफिक है, वो गूगल में रैंक कर रही है, उसके पास बैकलिंक्स हैं। या आप इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि एक गिलास है वो भरा हुआ है, मीन्स वो ऑथोराइज नहीं है, नहीं जिस वेबसाइट की रैंकिंग नहीं है, मतलब वो हो सकता है वो एक न्यू वेबसाइट हो। ठीक है, नेस्ले ओवर 2,000 ब्रांड्स इन 186 कंट्रीज। हाँ जी, तो फिर इसका क्या करें हम यहाँ पे, नेस्ले का? तो वो नेस्ले की जो कंपनी है वो एक, जाहिर बात है वो एक बड़ी कंपनी है। आप उनकी वेबसाइट को अगर हम खोल के देखते हैं, चले मैं यहाँ स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ, हम नेस्ले लिख लेते हैं यहाँ पे, नेस्ले लिख लिया, और नेस्ले के पास देख लेते हैं इसकी अथॉरिटी है कि नहीं। तो ये देखें जी, नेस्ले की ट्रैफिक आ रही है यहाँ पे मेरे पास, फिर नेस्ले के कितने उसको वो कहाँ कहाँ पे किस किस क्यूरी के ऊपर रैंक कर रहा है, उसे कीवर्ड कहते हैं, तो ये वो कर रहा है 9.7 के। और फिर उसके बाद ये देखें, ये उसकी बनी है आरडीज, आरडी हमने आज ही पढ़ा है। उसको कितनी डोमेन्स रेफर कर रही हैं, 1.4 के डोमेन्स, 1,000 कितनी होती हैं, 1,400, हाँ 1,400 डोमेन्स उसको रेफर कर रही हैं। ठीक है, और ये इसकी एक, ये टूल ने बताई है कि इसकी एक, ये जो डोमेन है इसकी कितनी अथॉरिटी है, तो इसकी उसने 56 इसको रेट किया हुआ है। इसी तरह ये जो अभी थी ये डॉट पीके वाली डोमेन की थी, लेकिन ये नीचे आ रही है जो नेस्ले के होम पेज है। ठीक है, डॉट पीके जो होता है, डॉट पीके का मतलब है कि ये जो इसकी डोमेन है ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए है, इसीलिए यहाँ पे ऊपर रैंक करिए, क्योंकि मैं फैसलाबाद से बैठ के इसको सर्च कर रहा हूँ। और नीचे ये डोमेन आ रही है जो मेन डोमेन है नेस्ले वालों की, वर्ल्ड वाइड जो चल रही है उनकी। वहां पे देखें इसकी सर्च ट्रैफिक कितनी है, गूगल इसे कितना रिवॉर्ड कर रहा है, कोई 4 लाख के करीब या 3.5 लाख के करीब इसकी ये एसटी लिखा है, सर्च ट्रैफिक होती है कि इसको इतनी ट्रैफिक आ रही है। और ये देखें आरडीज जो हमने आज ही पढ़े कि इसको कितनी डोमेन्स, यूनिक डोमेन्स इसे कितनी रेफर कर रही हैं, तो 38,900 के करीब इसको डोमेन्स रेफर कर रही हैं। इसका जो डोमेन की रेटिंग है, डोमेन की अथॉरिटी है, वो 82 रैंक की है इस वेबसाइट ने। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो नेस्ले की मेन डोमेन है ये कितनी अथॉरिटी वाली है। और जाहिर बात है, जब ये कौन सी एक्सटेंशन है आपके पास एसईओ के लिए, ये जो एक्सटेंशन है ये एक पेड एक्सटेंशन है ये, और ये एचरएफ टूल है एक एसईओ का।
उसके अंदर ही आपको मिलती है। ये बाय करना पड़ता है, बहुत महंगा टूल है। ठीक है, अब समझ आ गई आप लोगों को? आज के क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं सारे आई थिंक सबके। और काफी सारे बच्चे भी चले गए हैं, 18 बच्चे रह गए, 32 से स्टार्ट किया था। चलें कोई नहीं। चलें ठीक है, फिर क्लास को एंड करते हैं और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल, और कल हम कुछ न्यू टॉपिक्स को करेंगे। सर कल के लिए लैपटॉप, हाँ जी, की नीड है। हाँ जी, कल लैपटॉप आप ले आए, क्योंकि कल एक थोड़ा हमारा प्रैक्टिकल वर्क भी होना है, उसके अंदर हमने देखना है कि वेंडर साइट्स जो होती हैं वो किस तरह से आप उन्हें फाइंड करने का क्या तरीका है, कल हम वो देखेंगे। और ये भी देख सकते हैं कि कौन सी, बल्कि अभी फाइंड करने का तरीका देखेंगे। बाकी जी चीज़ें वो आहिस्ता आहिस्ता, जब मैंने अभी मेरे जेहन में नहीं है कि हमने क्या क्या टॉपिक कवर करना है। नहीं, ब्लॉगिंग तो नहीं, ये तो हमारा सिर्फ और सिर्फ उसका है, क्या कहते हैं, गेस्ट पोस्टिंग का है। ब्लॉगिंग तो नहीं हम इस वर्कशॉप में करें, 6 दिन की वर्कशॉप है सारी। 3 दिन आपके इधर हो जाने हैं, और उसके बाद नेक्स्ट वीक के अंदर 3 दिन होने हैं आपके पास। ठीक है आयशा?